नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, पेट की प्रारंभिक परीक्षा 2022 को फोकस होते हुए हम लोग इस समय हिस्ट्री और पॉलिटी का सेगमेंट लगातार देख रहे हैं, जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके जीएस से आते हैं उसको हम लोग अभी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग इकोनॉमी और फिर ज्योग्राफी फिर साइंस जैसे सब्जेक्टों पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार पीसीएस, इसके साथ आरओ 2022 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसको देखते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए, बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की तो सी कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि निकलता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ध्यान रखेंगे कि ये माना गया है, लेकिन एक्चुअल में जो नए नवीन अनुसंधान हो रहे हैं उसके आधार पर ये जो है लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व तक भी ये माना जा रहा है। तो मतलब ये काफ़ी प्राचीन जो है वो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। यह नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से नोट डाउन करना है आपको पहला पॉइंट। ये सभ्यता किस पर आधारित थी? कांस्य धातु पर आधारित थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। मैं आपसे पूछूं कि देखिए, हम लोग पूरा पाषाण काल में पढ़े तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था वो उत्तर में मांडा कहाँ है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब इस तरह से देखिए, हालांकि ये चलिए नहीं, जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति आप समझ पा रहे हैं। अगर हम एक ब्लॉक में ऐसे ब्लॉक डायग्राम के तौर पर भारत को प्रदर्शित करने का काम करें और सिंधु घाटी सभ्यता को दिखाने का काम करें, तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पर है मांडा, और दक्षिण में देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र के पास ये होगा आपका दैमाबाद, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर और ये आपका होगा महाराष्ट्र। और इधर ये उत्तर और दक्षिण की बात होगी। अगर पूर्व और पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है, मेरठ का एक प्लेस है जिसका नाम है, मेरठ के प्लेस का क्या नाम है भाई? आलमगीरपुर, ठीक है। ये किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सिरा होगा और इसका जो पश्चिमी सिरा होगा वो होगा सुत केंगेडोर। यहाँ पर पाकिस्तान के पास, आप बलूचिस्तान में समझ सकते हैं, सुत केंगेडोर ये पाकिस्तान में है। तो ये इसका क्षेत्रफली आधार पे आप इसको समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो कहां से पाए गए हैं भैया? गुजरात से पाए गए हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें नगर निर्माण योजना की, सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता नगर निर्माण योजना है। हमने पहले ही बात की, ग्रिड पद्धति पर यहाँ पर नगर बनाए गए थे तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती। सोचिए कितना बेहतरीन डिजाइन रहा होगा। यूं आकार की सड़कें आपको दिखेंगी। मतलब जो आज तलक भारत बमुश्किल से महानगरों में केवल ऐसी सड़कों का विकास कर पाया है, जबकि गांव या अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी ऐसी सड़कों का विकास अभी भी नहीं हो पाया है। जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता की टेक्निक जो थी, देखिए कितनी विकसित थी कि उस समय सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनकी विकासशीलता का, विकसित होने की अवस्था का। धौलावीरा जो था एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, तो वो था धौलावीरा। देखिए, केवल फैक्चुअल चीजें आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाइएगा और उसी को रट्टा मार लीजिएगा, आपके पेपर के लिए वो रामबाण साबित होगा। अब प्रश्न पूछा जाता है कालीबंगा का क्या अर्थ है, तो याद रखेंगे कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। क्या है भाई? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा हड़प्पा कालीन एक ऐसा स्थल था जिसका निचला सर भी दीवार से घिरा हुआ था। कालीबंगा से अलंकृत ईंट तथा लकड़ी के नाली के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहां से मिले हैं? अब देखिए, याद ऐसे रखिएगा मेरे भाई कि जैसे मान लीजिए हमारे पास लकड़ी है और लकड़ी का नाली बना लेंगे, तो लकड़ी का जो नाली बना लेंगे तो बताइए जब उससे सारी चीजें वेस्ट पदार्थ जब प्रवाहित होगा तो बताइए वो नाली जो एकदम काली काली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एकदम काली काली हो जाएगी भाई। लकड़ी पर अगर लगातार गंदा पानी बहाएंगे आप तो लकड़ी एकदम काली हो जाएगी कि नहीं? बस ऐसे याद रखिएगा कि लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा। ये ट्रिक है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चनहूदड़ो एक ऐसा स्थल था जहां से वक्राकार ईंटें मिली। तो ये प्रश्न पूछा गया कि जैसे ईंट आयताकार होती है, आपसे पूछा जाए कि वक्राकार ईंट जो है वो कहां से मिली है, तो कहां, क्या बताएंगे यार? चनहूदड़ो। याद रखेंगे कि आगे हम लोग हालांकि पढ़ने वाले हैं। चनहूदड़ो से जो
साजो सामान महिलाओं के लिए होते हैं, अलंकृत सामान जो होते हैं, जैसे बिंदी हुआ, समझ रहे हैं, मनके हुआ, ये सब चीज़ें जो हैं वो चनहूदड़ों से भी प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे मतलब आभूषण, एक शब्द में यूँ समझिए कि औरतों के लिए जो आभूषण होते हैं उनकी प्राप्ति चनहूदड़ों से हुई है, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। अगर आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी होगी तो वहां भी आपने देखा होगा कि बड़ा सा स्नानागार था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। ये आपको लंबाई चौड़ाई बिल्कुल नहीं याद रखना, बस ये याद रखिए कि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। प्रश्न पूछा जाएगा कि स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है, तो आप आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्न कोठार। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अन्न कोठार कहां से प्राप्त हुआ है, तो आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। पहले मंदिर नहीं था, वैदिक काल के बाद आपको मंदिरों की स्थापना का ये जो समय है देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करिएगा, ऐसा नहीं कि पूजा नहीं करते थे या ईश्वर के प्रमाण नहीं, बिल्कुल हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष नहीं, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो कृषि जो है वो संगठित रूप से होती थी, याद रखिएगा। गेहूं, जौ, कपास इत्यादि का उत्पादन होता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि धान का उत्पादन नहीं होता था, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अब देखिए जुते हुए खेत, जब देखिए खेत हम लोग जोत देते हैं, खेत की जुताई जब हो जाती है तो बताइए काली काली मिट्टी आपको ऊपर खेत में दिखती है कि नहीं दिखती, तो वो चीज ध्यान रखिएगा कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं तथा हल की प्रकृति के साक्ष्य मिले हैं। भाई वही है, खेत जोतने के लिए हल की जरूरत होगी, तो बस आप ऐसे याद रखिएगा कि कालीबंगा से जुता हुआ खेत और हल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, तो ये सामान्य सी बात है। आगे बढ़ते हैं। लोथल और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया कि व्यापक स्तर पर धान का उत्पादन नहीं होता था, लेकिन अपवाद स्वरूप याद रखिएगा क्योंकि ये तटीय इलाके थे तो यहाँ पर धान के उत्पादन की संभावना थी। तो लोथल और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, चूंकि अति महत्वपूर्ण फैक्ट इसलिए क्योंकि व्यापक स्तर पर धान का उत्पादन होता ही नहीं था, जबकि लोथल और रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य मिला है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन संस्कृति थी, फिर भी अधिकांश औजार पत्थर से ही बनते थे, क्योंकि अभी उतना विकसित स्वरूप नहीं आया था, लेकिन सभ्यता तो कांस्ययुगीन थी तो ज्यादातर चीजें कांसे की ही बनती थी, लेकिन औजार जो थे वो अभी भी ज्यादातर औजार जो है वो पत्थर से ही बनाए जाते थे। हड़प्पाई लोग गाय, भैंस, बकरी, बैल, भेड़ इत्यादि पालते थे। कुबड़ वाला सांड, वही बात फिर से याद आएगी, अगर आपको फिल्म याद हो तो उसमें कुबड़ वाले सांड का बड़ा विशेष महत्व था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता अश्व केंद्रित नहीं थी, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर घोड़े नहीं पाए जाते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप सुरकोटदा से घोड़े का साक्ष्य मिला है। तो देखिए जो अपवाद स्वरूप मैं बता दूं वो आपके लिए पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ये अपवाद स्वरूप हुआ, जैसे लोथल और रंगपुर अपवाद स्वरूप हुआ, तो ऐसे आपसे प्रश्न बनते हैं। तो कहाँ से ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, तो याद रखेंगे सुरकोटदा। लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, डाकयार्ड जिसको आप बोलते हैं। तो गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ, ये प्रश्न तो कई बार आप देखे होंगे। चनहूदड़ो और लोथल, अभी जिसके देखिए बात कर रहे थे, चनहूदड़ो और लोथल में मनका बनाने का कारखाना, वही आभूषण बनाने के कारखाने की बात हो रही है, तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, चनहूदड़ो और लोथल से, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब समझ रहे होंगे कि एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माप तौल के लिए 16 या उसके आवर्तकों को व्यवहार में लाते थे, जो आधुनिक समय में आप देखते हैं वही बात हो रही। मेसोपोटामिया के सम्राट सारगौन के अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिले हैं। बस एक लाइन यहां से याद रखिएगा कि मेसोपोटामिया का जो राजा था सारगौन, उसके अभिलेख से हड़प्पाई व्यापार के प्रमाण मिले। मतलब इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया का व्यापक स्तर पर व्यापार होता था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें यहां से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये महत्वपूर्ण स्थल है, कहां पर कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए सोना जो है वो कर्नाटक, चूंकि कर्नाटक में तो अभी भी देखिए व्यापक स्तर पर भारत में सर्वाधिक मात्रा का सोना वही मिलता है। अफगानिस्तान, ईरान, ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे ना, सब में चिपका सकते हैं। देखिए ये ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये देखिए तो अफगानिस्तान और ईरान बिल्कुल गलती से मत भूलिएगा। तो सोना जो है वो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। लाजवर, बदस्खां अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। गोमेद जो है सौराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, यहां से प्राप्त होता था। सेल खड़ी बलूचिस्तान से प्राप्त होता था। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है राजस्थान। तांबा जो है खेतड़ी, ये देखिए आज भी महत्वपूर्ण
केंद्र है खेतड़ी जो है राजस्थान का तांबे उत्पादन के लिए, ओमान और बलूचिस्तान में भी प्राप्त होता था, और टिन जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। कम से कम आप सोना, चांदी, टिन ये सब आप याद कर सकते हैं। तांबा जानते ही होंगे, ज्योग्राफी में आपने सब पढ़ ही लिया होगा। तो ये चीज़ें जो हैं 2-4 पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी कभार पेपर में आ जाता है। ईरान और अफगानिस्तान दिमाग में रखे रहेंगे तो बाकी आपका सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन की। तो हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज था, तो ये याद रखेंगे ये कैसा समाज था, मातृसत्तात्मक समाज था। ये बात बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको। राजनीतिक स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं मिलता है। माना जाता है कि जो व्यापारी वर्ग था वही शासन चलाया करता था, क्योंकि समाज पर इन्हीं का प्रभुत्व था। मृतकों के संदर्भ में पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार के तीनों ये जो पद्धतियां हैं वो प्रचलित थी। मतलब पूर्ण समाधिकरण, पूरी तरह समाधिकरण करना, आंशिक समाधिकरण करना और दाह संस्कार करना, ये तीनों प्रचलन में था। हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है, सबसे बड़ा कब्रिस्तान यही है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कब्रिस्तान सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो याद रखेंगे हड़प्पा से मिला है। लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं, ये फैक्ट भी पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए फैक्टों की एकदम बौछार हो रही है, इसलिए एकदम नोट डाउन करके रट्टा मार लीजिएगा। तो लोथल तथा कालीबंगा से युग्मित समाधान प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि सती प्रथा के प्रचलन का आभास वहां से प्राप्त होता है। माना यह जाता है कि सती प्रथा उस समय भी प्रचलित थी, क्योंकि युग्मित समाधान उसी कंडीशन में प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो कहां से भैया, लोथल और कालीबंगा। ठीक है, धार्मिक मान्यताओं को जल्दी से देख लेते हैं, तो बाकी चीजें अगली क्लास में हम लोग करेंगे। हड़प्पाई मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता में ऐसा आपको देखने को मिलता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें जो हड़प्पा है वहां से आप देखेंगे कि स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, मतलब उर्वरता की देवी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रश्न आपसे बनेगा कि उर्वरता की देवी का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो हम आंसर क्या देंगे भाई, हम आंसर देंगे बड़ी आसानी से कि हड़प्पा से उर्वरता की देवी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अच्छा ये देखिए यहाँ पर है, हड़प्पाई लोग धरती को, ये धरती है मेरे भाई, धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा तथा पशु पूजा का भी प्रचलन था। जैसे मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि ईश्वर का प्रभुत्व नहीं था, ईश्वर की मान्यता भी थी, लेकिन मंदिरों के अवशेष नहीं थे। तो पशु पूजा भी होती थी, वृक्ष पूजा भी होती थी। आज भी देखिए इन्हीं वृक्ष पूजा इसलिए होती थी, वृक्षों को संजो के रखने के लिए ये चीज शुरू हुई थी। आज भी देखिए जैसे पीपल या अन्य, देखिए वृक्षों का कितना महत्व है। क्यों, आप भले पीपल की पूजा करते हैं लेकिन उसका जो भी पौराणिक आधार चाहे जो हो, लेकिन आपको पता है कि एकमात्र ऐसा वृक्ष है पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे वृक्षों को बचाने के लिए, उनका संचय करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए ये चीजें प्रचलन में लाई गई। आगे बढ़ते हैं, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो जो स्वास्तिक वाला चिन्ह है ये देखिए ऐसे, ये हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ये मोहनजोदड़ो, अब ये कैसे पता चला, दीवारों पर ये लगभग सभी दीवारों पर, हर घर की दीवार पे ये बना होता था। तो यहाँ से ये हमको पता चला कि यहाँ से हड़प्पा से लिया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में चित्रित देवता को पशुपति शिव बताया गया है। तो वहां से पशुपति शिव के साक्ष्य कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गैड़ा, व्याघ्र मतलब बाघ और भैंसा विराजमान है। लोथल और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना डिस्कस किए। अगली क्लास में मिलेंगे जब सिंधु घाटी की सभ्यता भाग 2 में, तब हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ लीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। तैयारी जारी रखिए, बहुत शानदार तरीके से पढ़िए और आने वाला दिन जो है आपके लिए बहुत अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।